7 घंटे बजे। चढ़ा दे। क्या? प्रसाद। एक्सक्यूज मी। अब बजी घंटी। तुम मेरे साथ रहो, मैं हर मुश्किल को चढ़ा सकती हूँ। प्रसाद। पापा। विविधा अथर्व की मोहब्बत से मिली ताकत का ये फितूर क्या दुनिया को होगा मंजूर? जाना ना दिल से दूर। 9 मई से हर शाम 5:30 बजे स्टार प्लस और हॉटस्टार पर। विनीत जी, जयपुर आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनीत जी, आप जयपुर में इस समय शूटिंग के दौरान जयपुर में यात्रा पे आए हुए हैं, बताएं अपना अनुभव कैसा रहा जयपुर में? अद्भुत है जयपुर। तो मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। पिछली बार याद है मुझे, गोविंद निहलानी की फिल्म थी संशोधन। तो हम लोग कुछ 25 दिन 26 दिन थे उस समय का जयपुर, और हम 98 में आए थे, कुछ 97 में। वो जयपुर ही दूसरा था, 98 या 99 में। अब जयपुर बिल्कुल बदल गया है, बहुत आधुनिक जैसा लगने लगा है। उस वक्त वो पुराना शहर, अभी भी बात आ रही है, हवा महल के पास जाएं तो अगर मेट्रो हटा दें तो वैसा ही लगता है। अद्भुत है ये सब। तो देश में तो हर जगह अद्भुत है सब। आप तक इंडस्ट्री, जिस तरह से आप इंडस्ट्री में शुरुआत हुई आपकी, और आज जिस रूप में आप देख रहे हैं, कितना चेंज आ गया इंडस्ट्री को यदि देखते हैं तो? चेंज बस एक ही आधार पे आया है कि हम कितना धन कमा रहे हैं। जिस तरह से आपने मेहनत करके एक एनएसडी करके जो फर्क इंडस्ट्री में आया है वो सिर्फ इसी आधार पे आया है। ये सारी बातें आपकी मेहनत, शिद्दत, कमिटमेंट, सिंसियरिटी ले दे के ये सब इकोनॉमिक्स पे खड़ा हो जाता है कि आप अर्जित क्या कर रहे हो। अगर आप 5 रुपए अर्जित करते हो तो आप 5 रुपए के लायक हो, और अगर आप 50 रुपए अर्जित करते हो तो आप 50 रुपए के लायक हो। लेकिन इस 5 रुपए और 50 रुपए के बीच में जो बौद्धिकता है वो कहीं नहीं होती। क्या कारण मानते हो इसका? कारण ये है कि पूरी दुनिया में, मतलब इतना सरल नहीं है जितना सरलता से मैं बोल रहा हूं, लेकिन मोटा मोटी मुझे समझ में जो बात आती है एक बहुत ही देहाती तौर पे, कि पूरी दुनिया में जो चीजें बिक रही हैं, छोटी बड़ी बड़ी चीजों का रेप्लिका बिक रहा है। तो वो बड़ी चीजें जो वो चौतरफा दिखाते हैं दुनिया में, तो ग्लोबल होने की वजह से वो मेरे घर तक आता है और हम लालायित होते हैं। और जब हम लालायित होते हैं तो उसका रेप्लिका हम पहनना शुरू करते हैं, और इस होड़ में लगे रहते हैं कि हम वो कैसे पहने। और करप्शन के साथ एक मेरा सहयोग हो जाता है, क्योंकि एक जो आंतरिक इच्छा है वो बौद्धिकता से नहीं है, वो किसी एक खास प्रेशर से है, और वो प्रेशर बाजार का है, और बाजार उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रचार प्रसार के माध्यम से हमें दिखाती है। जैसे कि मान लीजिए मैं ये कहूं कि जीवन का आनंद बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सौंदर्य के एक, कोई भी बड़ा शब्द इस्तेमाल कर लें, आप सौंदर्य के इसको देखते हैं तो आपको लगता है आपका जीवन इसीलिए बना है, बना था, और आप आइए इसे खरीदिए। अब वो जो ये शब्द जाल में फंसाता है और उसके पीछे तस्वीरों में अलग अलग तरह से खूबसूरत चीज दिखाता है, हम लालायित हो जाते हैं उन शब्दों में। तो ये बौद्धिकता वाले लोग, बौद्धिक लोग जो दिमाग से काम कर रहे हैं अभी देश में, दुनिया में, वो कहां हैं? वो इन मल्टीनेशनलों के लिए काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो उनके लिए लिखते हैं, एकदम ऐसा लिखते हैं कि लगता है क्रांति आ गई। बेचे क्या? कपड़ा धोने वाला सर्फ, मतलब कपड़ा धोने वाला पाउडर। अब समझ रहे हैं कि हम कैसे उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंटरनल ग्रोथ के लिए नहीं है, ये
डेवलपमेंट के लिए है। डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है कि आप घड़ी बदल लिए, कपड़ा महंगा पहन लिए, 20-25 लाख की 40 लाख की गाड़ी पे बैठ गए, 50 लाख की घड़ी पहने हुए हैं, 50,000 का जूता पहने हुए हैं, ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट है। नहीं, ये डेवलपमेंट है जो हमेशा एक्सटर्नल होता है। इसके साथ अगर ग्रोथ नहीं है, जो इंटरनल होता है, तो अगर ग्रोथ नहीं है तो ये जो डेवलपमेंट है वो डेंजरस है। हम खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं डेवलपमेंट के साथ अगर ग्रोथ ना हो। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसीलिए ये कैओस है, क्योंकि हमारा इंटरनल ग्रोथ नहीं है। आप इंटरनल ग्रोथ कैसे समझें कि आज भी हम इसी में उलझे हुए हैं कि औरत के क्या अधिकार हैं, मर्द के क्या अधिकार हैं। भाई, हमारे यहां जो शास्त्र लिखे गए हैं उसको वैज्ञानिक तरीके से आप समझिए, कोशिश कीजिए। इतनी बातें कह दी गई हैं कि पूरी दुनिया लिखती रहे, ये नहीं लिखा जा सकता है। मैं उस शास्त्र के वैज्ञानिक पक्ष की बात कर रहा हूं। वो चंदन टिकली हल्दी घंटी वाली बात नहीं कर रहा हूं। माया ममता मोह ये मेरा गहना है, ये मेरा पर्सनल है। लेकिन वो जो शास्त्र कह रहा है वो विश्वव्यापी है। वो कहता है कि कर्म करो, जब कर्म करोगे तभी तुम अपना धर्म पूरा कर पाओगे। तो धर्म क्या है? तो वो कहता है जो तुम कमिट करते हो वो तुम्हारा धर्म है। पैदा हुए कहे माँ ये हैं, ये बाप हैं, वो तुम्हारा धर्म है। अब माँ बाप की सेवा कर रहे हो तो वो कर्म में नहीं आता, वो धर्म में आता है। इसलिए बेवकूफ ना बनाओ कि मैं ये कर्म कर रहा हूं। कर्म और धर्म अगर समझ लोगे तो जीवन सफल है। यदि बात अपन फिल्मों की करते हैं, आपके जिस तरह से इंडस्ट्री में शुरुआत हुई, कैसे हुई सर? पटना आप क्या है कि इस विषय पे मैं खुल के कभी नहीं बोल पाता हूं। मेरा सिनेमा से कोई लगाव नहीं था, कोई रुचि नहीं थी। मैं टिपिकल थिएटर का एक बंदा, झोला छाप। बड़ा मजा आता था कि वो साइकिल उठाया, वो टिपिकल एक होता है ना उस समय कि भाई इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, थैला लटका लिए, खादी का कुर्ता पहने, वो भी जोश था। धीरे धीरे सब सारी बातें समझ में आई। तो कुछ अवस्थाएं ऐसे मेरे जमीन की हो गई कि मेरे लिए संभव नहीं हुआ फिर दोबारा कि मैं एनएसडी से वापस आकर फिर से रंगमंच कर पाऊं। हो सकता है कुछ बड़ा काम करने के लिए कुछ एक लोगों के साथ ये समस्याएं हो सकती हैं। तो मैं क्या करता, मुझे लगा कि मैं क्या करूं, दिल्ली चला जाऊं। दिल्ली में मैं 3 साल एनएसडी में था तो मुझे बड़ा आनंद आया। नहीं स्कूल में नहीं, स्कूल में बड़ा आनंद आया। दिल्ली के पूरे माहौल में हमको आनंद नहीं आया। हम ठहरे ठेठ देहाती गंवार आदमी। तो मेरे मित्र हैं, वो 89 में एनएसडी से पास हुए थे। मेरे मित्र ने कहा कि अबे इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो आगे देख लो। अब हम लोग पुराने मित्र, अजय वर्मा नाम है उनका, हम 3 दोस्त उस समय थिएटर में, वो दोनों बंबई में थे, एक शेखर कुचगमी और एक अजय वर्मा। अजय वर्मा का जाके देख लो। अब ये उस दोस्त की बात थी जिसके साथ हम लोगों के बीच जो संबंध था वो इमोशनल के साथ साथ वैचारिक था। हम लोग एक दूसरे की ताकत समझते थे। उसने कहा देखने को कहा है। आप विश्वास कीजिए 25 साल हो गए, मैं बंबई आज भी देख रहा हूं। सिनेमा देखता नहीं था, सिनेमा आज भी नहीं देखता हूं। मैं क्या करूं? सिनेमा हॉल में मुझे नींद आ जाती है। मैं मजदूर आदमी हूं। मुझे कोई कहे कि झाड़ू लगाना है, मैं उठ के झाड़ू लगाने लगूं। मुझे लगता है कि भाई देश साफ रखना है तो अगर मुझे जरूरत है मैं झाड़ू लगाऊं तो मैं झाड़ू लगाऊं। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो चेहरा पहचाना हुआ है, लोगों को लगेगा कि देखिए दिखाने के लिए झाड़ू लगा रहा है, देखिए पगला गया है, देखिए कोई चीज चाहता है। हर चीज की राजनीति जब होने लगती है तो समाज में एक दूसरे तरह का खतरा पैदा होता है। अब क्या है कि बार बार आप मुझे फिल्म की तरफ खींच के ले आते हैं, बार बार मैं उसे सामाजिक समस्या में और राजनीति में ठेल देता हूं। ये मेरी बहुत विकट समस्या है। मैं बहुत बकवास करता हूं। अर्थ कितना है उसका ये तो सामने वाला ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मेरी ये मंशा ही रह गई अभी तक कि जब हमारे देश में इतने बौद्धिक स्तर के लोग हैं
जो इतनी शिद्दत से काम कर सकते हैं, तो हम अंतर्राष्ट्रीय क्यों नहीं हो पाते? अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस ग्लोबल होने से फायदा क्या है? हम अपनी छवि क्यों नहीं बना पाते? हम उन अवार्डों के पीछे क्यों लगे रहते हैं? अगर ऑस्कर में कोई फिल्म को अवार्ड मिल जाता है तो इसका मतलब क्या वो दुनिया की बेहतरीन फिल्म है? हो सकता है, मेरा कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं सिनेमा देखता नहीं हूं। और ऑस्कर तो मैं बताऊं, मैं एक फिल्म कर रहा था भोपाल, द प्रेयर फॉर रेन या अ प्रेयर फॉर रेन, उसे मार्टिन शीन थे। तो ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो मुझसे कहा गया कि ये रोल है, ऐसा है। और हम बोले अच्छा कौन कौन लोग हैं? तो उसने कहा मार्टिन शीन है। हम बोले ये कौन है? हिंदी देखते नहीं तो अंग्रेजी कहां से देखेंगे? अंग्रेजी समझने में तो पूरा बुद्धि का जड़ खोल देना पड़ता है, तब उसकी भाषा समझ में आती है, तब तो कुछ पकड़ पकड़ के सिनेमा। इतना एक्सरसाइज क्यों करें? अपने ही देश में ढेरों मनोरंजन में भी ना देखे। तो पता चला कि ये मार्टिन शीन है जिनको ऑस्कर मिला था। हम कहे ये ऑस्कर, तब तो ऑस्कर में तो बड़े लोग जाते हैं। अब एक देहाती जैसा मेरा आज भी व्यवहार है, मुझे लगता है कि फिर मैं मिला मार्टिन शीन से, और मार्टिन शीन ने जो मेरे साथ किया वो अद्भुत था। पता चला कि मैं सेट पर पहुंचा तो पता चला ये मार्टिन शीन है। तो मैं एकदम जैसे अजायब घर में जाके बच्चे देखते हैं ना, उसे मैं देखने लगा रही मार्टिन शीन, मार्टिन। अब मुझे इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं मालूम है। मैंने इतना भर किया, मार्टिन शीन के पास जाकर मैंने कहा मैं आपके साथ एक, पहली बार लाइफ में मैंने किसी से कहा कि मैं आपके साथ एक तस्वीर खिंचाना चाहता हूं। और मन में यह था कि अभी तुझको ऑस्कर मिला इसलिए खिंचा रहा हूं, और ऑस्कर जो है बहुत बड़ा चीज हमने सुना है। पता नहीं उनको क्या हुआ। इसके बाद हम लोगों का सीन होना था। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने मेरे हाथ में हाथ डाला और मुझे लेके अपने मेकअप वैन में ले गए, और उन्होंने वो बातें बताई, बड़ी मुश्किल से समझा मैं। उनको लग रहा था कि मुश्किल से समझ रहा है। बड़ी बताई कि मैं क्या क्या सोच रहा हूं उस सीन के बारे में। और मुझे अपना हिंदी फिल्म याद आ रहा है कि अबे एक लाइन तो है, और लाइन क्या थी कि सर आपका फोन है। यहां तो अगर स्टार होते तो कहते हटाओ इसको, बे ये लाइन नहीं हटाओ, आपका फोन आएगा मैं खुद उठालूंगा। सोचिए आपकी वो एक सिर्फ लाइन थी और मैं थ्रू आउट खड़ा हुआ था, और उस मार्टिन शीन साहब ने मुझे सिर्फ इसलिए अपने साथ 20 मिनट तक रखा क्योंकि उनको मालूम था कि अगर इसको अपने साथ एक कंफर्टेबल नहीं करेंगे तो सीन का ये सबसे बड़ा पाप होगा। ऐसे आप फाड़ के काम और उसके बाद सीन हुआ। बहुत बात भी हमको समझ में आई बात, क्या नहीं तो मेरी ट्रेनिंग ले ली है, वर्कशॉप हो गया मेरा। और सीन में उस मेरे मार्टिन शीन वो नहीं थे, वो चेयरमैन थे। तो तब समझ में आया कि ये बड़ा अभिनेता क्यों है। ऐसे ही एक बार और हुआ, एक और अमरीकी फिल्म कर रहे थे, तो मनोज जी भी थे उसमें, वाजपेयी साहब। तो वाजपेयी साहब के हम जो है ना वो सेक्रेटरी नौकर टाइप के राजा साहब के होते हैं, पीछे जो बचपन से उनके साथ रहते हैं एकदम ऐसे। तो वो कुछ एक सीन था जहां की वो जस्टिन थो, हॉलीवुड का कोई एक्टर है, पता नहीं आज तक हमने वो नाम बड़ा मुश्किल से याद रखते हैं। तो जस्टिन थो का जो है क्लोज था। अब क्लोज जो लगा तो उसके पीछे चूंकि मैं खड़ा था तो क्लोज में मेरा चेहरा दिख रहा था। अब जाहिर है क्लोज उसका लगा है तो मेरा चेहरा जो है आउट फोकस होगा, तो हम फोकस में नहीं थे, ब्लर था मेरा चेहरा। खत्म हो गया, हम अपना वहां खत्म हुआ, कट हुआ, ओके हुआ, मैं वहां से निकल गया। मैं वहां से निकल के कॉस्ट्यूम की तरफ जा रहा था, अचानक पीछे से जस्टिन थो जो है लपके आया और उसने कहा तुमने मेरा शॉट लाइव कर दिया, बहुत थैंक यू। हमको लगा अबे बिना फोकस में मैंने क्या लाइव कर दिया, अबे सीन इसका था, शॉर्ट ही दे रहा था, डायलॉग ही बोल रहा था, लाइव मैंने कर दिया। मेरी समझ में नहीं आया। मैं गया
ले गया वो मुझे उसके साथ और उसने कहा शॉट देखो। क्या था, जब वो शॉट दे रहा था तो पीछे ब्लर में मैं वो कर रहा था जो मनोज जी बोल रहे थे, तो मैं उनको हल्के से देख लेता था क्योंकि मुझे मालूम है ये बोले हैं तो मैं मुझे देखूंगा। तो ब्लर में वो चेहरा मेरा लाइव लग रहा था, डेड नहीं लग रहा था, और यही उसको लगा कि मैंने उसका फ्रेम बना दिया। और मुझे लगा यार इसने मुझे आज कुछ सिखा दिया। अभिनय फ्रेम में सामने बैठे रहने से, डायलॉग बोलने से नहीं होता है, ढेर सारी चीजें फ्रेम को जीवित करती हैं। बस बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत अनुभव, अपना अनुभव तो बहुत है। मैं टीचर हूं, पढ़ाता रहता हूं। अब आप सोचिए कि मैंने मुंह खोल के जयपुर में किसी को कहा कि भाई 2 दिन इधर है, 4-5 लड़के भी आए तो मैं 2 दिन यहीं रुक जाऊं और मैं 2 दिन तक 7-8 घंटा उनके साथ काम कर लूंगा, कुछ तो समझ में आएगा। पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है। कुंजिका लाओ, वो जो आज से 40-45 साल पहले या 50 साल पहले कुंजिका चली थी, वही आज हमारा सच हो गया। हम उसी कुंजिका को खोजते रहते हैं जीवन में। कैसे संभव है कुंजिका से जीवन चलेगा? उसके लिए सर मैं ये चाहूंगा कि अब तक जो इंडस्ट्री में आपने इतना कुछ अपना योगदान दिया है, इंडस्ट्री को दिया है, तो क्या आपके मन में आज भी कोई ऐसी तमन्ना, कोई ऐसी रह गई है, कोई ऐसा कैरेक्टर रह गया है कि जो आप नहीं कर पाए और करना चाहते हो? क्या कहना चाहिए? तमन्ना तो मेरी बंबई आने की ही नहीं थी। अब या तो ऊपर वाला या तो परिस्थितियां वही बनाता है। परिस्थितियां थी, मैं यहां आया और मैंने ईमानदारी से, कमिटमेंट, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी के साथ मैंने हर काम किया। पहले काम से लेके आज तक जो कर रहा हूं, इसमें कहीं मैंने कोताही नहीं की। मेरा कोई सपना नहीं है, मेरा सपना एक ही है। फिर देखिए मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं, लेकिन मैं बताना पड़ेगा कि मेरा सपना क्या है। मेरा सपना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय हो सकें फिल्म के स्तर पे। हो सकता है मैं उसमें ना हूं, हो सकता है तब तक जो है मैं बंबई शहर में ना रहूं, लेकिन मुझे दिख जाए। कुछ एक डायरेक्टर्स हैं, जैसे अभी अभी वो मैंने मसान किया था, नीरज। अब चूंकि नीरज के साथ काम किया, यहां एक बड़ी बेसिक समस्या होती है कि किसी के बारे में बोलो तो ऐसा लगता है कि मैं कोई तारीफ करने लगा। नीरज मुझे क्यों अच्छा लगता है? नीरज कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स से गजीन चीज हो, उसको वो सहज और सरल तरीके से बता पाता है। जो आदमी किसी चीज को बहुत सहज और सरल तरीके से बताना जानता है, इसका मतलब वो सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म है वो विस्फोटक है। इसीलिए नीरज गायवान मुझे विस्फोटक लगता है कि पता नहीं कब वो विस्फोट कर दे। क्योंकि हमारे यहां प्रेशर होता है, ये उसने मसान 5 साल में बनाई, अब 5 साल का वक्त कौन देगा? तो ये क्रिस्प कैसे वो करेगा, ये वो जाने। ऐसे ही ढेर सारे डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि मसान ताजा ताजा है, ऐसे ढेर सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके बारे में बातें कही जा सकती हैं, इत्मीनान से कही जाएंगी, लेकिन ताजा ताजा यही मसान किया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अद्भुत था वो, बहुत मजा आया मुझे शूटिंग करने में, पूरी यूनिट के साथ जो काम कर रहे थे वहां, अद्भुत था। यदि छोटे पर्दे की बात करें तो क्या लगता है? छोटे पर्दे का तो बहुत सीधा सीधा एक इक्वेशन बन गया है, मनी मेकिंग मशीन। अब मैं झूठ नहीं बोल पाता हूं, मैं क्या गढ़ूं अपने मन से बात, और किस पे मुलम्मा लगा के मैं आपको क्या बताऊं। आपको जो मैं बोल रहा हूं, आपके सामने अगर सच नहीं बोलूं तो लानत है मुझे। मैं ये चाहता हूं, ये दोषारोपण आप पे होता है कि आप देखते नहीं हो, और ये कहते हैं कि आप यही देखना चाहते हो। निर्णय आप करें, आप जैसे 5 साल पर निर्णय करते हैं, वैसे ही हमारा भी निर्णय कर सकते हैं। अब आप ही लोग हैं,
इसलिए निर्णय सामाजिक स्तर पे करें, बेहतर है। और जहां तक फिल्मों की बात है तो मेरी पहली फिल्म थी गोविंद निहलानी की द्रोह काल। वो भी कैसे मिल गई, गोविंद जी ने मुझे देख लिया, वो पंकज पराशर का एक सीरियल किया था अब आएगा मजा। मैं कुछ नहीं जानता था, मैं थिएटर का आदमी था, मुझे क्या मालूम फिल्म क्या होता है। धीरे धीरे समझा मैं, आज भी समझ रहा हूं कि ये जो कैमरा है, इसके आगे से जब लेंस नामधारी जीव निकल के दूसरा लगता है, इस बक्से का चरित्र बदल जाता है। और जब बक्से का चरित्र बदलता है तो जो उसके सामने खड़ा है उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। ये तकनीक है, नहीं समझेंगे तो अभिनय में लगे रहेंगे, इसको भी समझना चाहिए और समझना पड़ेगा, तभी आप विश्व स्तरीय परफॉर्मेंस दे पाएंगे, कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है ये तकनीक, इसमें बहुत महत्व रखता है। बहुत अच्छे अच्छे, जैसे गोविंद जी मेरे बहुत प्रिय हैं, बड़ा मजा आता है। राकेश मेहरा बहुत प्रिय हैं, विशाल बहुत, ये लोग कुछ भी करें ऐसा लगता है कि ये इसी विधा के लिए हैं। ये ऐसा नहीं हुआ कि भटकते हुए चले आए हैं कोई, हमारे यहां भटकते हुए लोग बहुत आते हैं। तो इन लोगों को देख के एक आशा बनती है कि हां सुरक्षित है, अभी चलेगा, बनेगा, होगा, कहीं तो पहुंचेंगे। ये लोग भी लगे हैं, क्योंकि जो होड़ है वो होड़ धन की है। वही टेलीविजन में भी है, होड़ धन की है कि इसका टीआरपी इतना है। क्या है टीआरपी? एक बक्से को लगाया जाता है 50,000 घरों में, कुछ 50,000 या 40,000 कुछ होता है ऐसा ही। अब वो 50,000 40,000 जो छोटा सा एक चिप लगाया जाता है, वो निर्धारित करता है इस देश में कि क्या अच्छा है क्या नहीं। अगर टेलीविजन देखने वाले लोगों की संख्या बताएं तो कम से कम टेलीविजन मिनिमम 5 करोड़ लोग तो देख ही रहे होंगे। आप मिनिमल कहें कि सब 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोगों का फैसला 50,000 40,000 मशीन करेगा। ये तो स्कैम है। नई जनरेशन को जो इस लाइन में आना चाहती है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? जो ग्लैमर, बड़े पर्दे और छोटे पर्दे को देख के अपने आप को वो वहां पहुंचते हैं लोग, ऐसा ना उनके करें। लिए क्या करना, क्या मैसेज? ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आप जो करें सोच समझ के करें। सोच समझ अपने से तो आती नहीं है। जो ही आप मेहनत शुरू करेंगे तो ही आपके सोचने की ताकत बढ़ेगी। जो ही आपके सोचने की ताकत बढ़ेगी, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। इसीलिए निर्णय लें तो बदले नहीं, वरना निर्णय न लें, मेहनत करें। Thank you.